नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय साम्यावस्था भाग 4 यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 4 है। तो आइए हम वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम खास तौर से साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले आइए हम उसके महत्वपूर्ण फीचर पर ध्यान देते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक तभी काम में आता है जब अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता साम्यावस्था पर स्थिर हो जाए यानी कांस्टेंट हो जाए। दूसरा, साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारक एवं उत्पादों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है यानी वह इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तीसरा, स्थिरांक का मान एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त रासायनिक क्रिया के लिए निश्चित ताप पर विशिष्ट होता है जो ताप बदलने के साथ बदलता है यानी वह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। चौथा, उत्क्रम अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया यानी रिवर्स रिएक्शन के साम्यावस्था स्थिरांक के मान का रिवर्स होता है। पांचवा, किसी अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक के उस संगत अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित होता है यानी रिलेटेड होता है जिसका समीकरण मूल अभिक्रिया के समीकरण में किसी छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड यानी गुणा या भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आइए अब हम साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। यह मुख्य रूप से तीन होते हैं। पहला, साम्यावस्था स्थिरांक के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की सहायता से अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना यानी किस सीमा तक कोई रिएक्शन होती है उसको उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से पता लगाना। दूसरा, अभिक्रिया की दिशा का पता लगाना यानी किस डायरेक्शन में जाएगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका पता करना। साम्यावस्था सांद्रण की गणना करना यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को निकालना। इस स्लाइड में हम अभिक्रियाओं की सीमा का अनुमान लगाएंगे। साम्यावस्था स्थिरांक की न्यूमेरिकल वैल्यू अभिक्रिया की सीमा को दर्शाता है। साम्यावस्था स्थिरांक यह नहीं बताता कि साम्यावस्था किस दर से हुई है यानी किस रेट से हुई है। Kc या Kp का मैग्नीट्यूड उत्पादों की सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि यह साम्यावस्था स्थिरांक के एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में लिखा जाता है तथा अभिकारक की सांद्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि यह इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक K की हाई वैल्यू उत्पादों की उच्च सांद्रता को बताता है। इसी प्रकार K की लो वैल्यू उत्पादों की लो मान को दर्शाता है। इसी तरह अगर Kc 1000 से कम हुआ यानी Kc 10⁻³ से कम हुआ तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज्यादा बनेंगे और अगर K का मान काफी ज्यादा हुआ तो अभिक्रिया लगभग कंप्लीट के निकट होती है। इसका एक उदाहरण है कि 500 केल्विन पर H2 और O2 Kc होता है वो 2.4 10⁻47 होता है जो कि 1000 से बहुत ज्यादा है। इसका दूसरा उदाहरण है H2 प्लस Cl2 हमें 2HCl देता है। अगर हम 300 केल्विन पर इसकी रिएक्शन करें तो इसका Kc का मान 4.0 × 10⁻31 होता है। इसी तरह इसका एक और उदाहरण है 300 केल्विन पर H2 प्लस Br2 हमें देता है 2HBr जहां Kc की वैल्यू होती है 5.4 × 10⁻18। यहाँ तीनों में Kc की वैल्यू 1000 से ज्यादा होने के वजह से यहाँ पर अभिक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी होती है या उसके निकट होती हैं। और अगर Kc का मान 10⁻³ से कम है तो अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम होगा और Kc का मान अगर बहुत कम है तो अभिक्रिया दुर्लभ अवस्था में संपन्न होगी। इसके कुछ उदाहरण इस तरह हैं कि पहला, 500 केल्विन पर H2O का डिकम्पोजिशन में हमें 2H2 प्लस O2 मिलता है और इसका Kc स्थिरांक की वैल्यू 4.1 × 10⁻48 है। इसका दूसरा उदाहरण यह है 298 केल्विन पर
N2 गैस प्लस O2 गैस हमें 2NO देती है। इसका Kc की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻³ है। इसी तरह अगर Kc 10⁻³ से 10⁻³ की रेंज में हो तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं एप्रिशिएबल होती है, यानी संतोषजनक होती हैं। इसका एक उदाहरण यह है, अगर हम 700 केल्विन पर H2 तथा I2 से HI बनाएं तो हमें Kc की वैल्यू 57 मिलती है। अन्य उदाहरण यह है, अगर हम N2O4 का विघटन करें तो हमें NO2 मिलेगा, जिसको अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर करें तो जिसकी Kc की वैल्यू 4.64 10⁻³ है, जो ना तो कम है और ना ही ज्यादा। इस स्लाइड में हम अभिक्रिया की दिशा का बोध, यानी हम इस स्लाइड में प्रेडिक्शन करेंगे कि अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी। रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट के किसी मिक्सचर में अभिक्रिया की दिशा का पता लगाने के लिए भी साम्यावस्था स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन क्वोशिएंट, जिसे हम Q से दर्शाते हैं, की गणना करते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक की ही तरह अभिक्रिया भागफल को भी अभिक्रिया की किसी भी स्थिति के लिए परिभाषित किया जा सकता है। मोलर सांद्रता से Qc तथा आंशिक दाब के लिए Qp। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए वह जनरल रिएक्शन यह है जिसमें स्मॉल a b c d इसकी स्टोइकियोमेट्री है। इसका अगर हम Qc निकालेंगे तो Qc कुछ इस तरह निकलेगा। अगर Qc बड़ा है Kc से तो अभिक्रिया अभिकारकों की ओर जाएगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर Qc छोटा होगा Kc से तो अभिक्रिया उत्पादों की ओर जाएगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर Qc बराबर होगा Kc के तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, यानी वो इक्विलिब्रियम में होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। हम इसके लिए H2 प्लस I2 जो है एक गैसीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं। यहाँ H2 प्लस I2 हमें 2HI दे रहा है और 700 केल्विन पर इसका Kc का मान 57 है। माना कि हमने किसी समय t पर यहाँ H2, I2 और HI की कंसंट्रेशन देखी तो वह H2 की कंसंट्रेशन 0.10 मोल आ रही है, I2 की कंसंट्रेशन 0.20 मोल आ रही है, वहीं HI की कंसंट्रेशन 0.40 मोल आ रही है। यहाँ पर T यह दर्शाता है कि सांद्रताओं का मापन किसी आर्बिट्रेरी टाइम पर हुआ है। तो अगर हम यह सारी वैल्यू Qc के फॉर्मूले में डालें तो Qc की वैल्यू 8.0 आ जाएगी, जो कि Kc से बहुत कम है। तो यह रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। इससे हम कह सकते हैं कि H2 प्लस I2 तथा HI का मिश्रण साम्य में नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसीलिए H2 और I2 अभिक्रिया करके अधिक से अधिक HI बनाएंगे और इक्विलिब्रियम तक वह घटते रहेंगे। जब Qc बराबर हो जाएगा Kc के तो वहां इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार अभिक्रिया की दिशा के संबंध में हम निम्नलिखित सामान्य धारणा बना सकते हैं। अगर Qc छोटा है Kc से तो अग्र अभिक्रिया होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यानी कि नेट अभिक्रिया बाईं से दाएं और जाएगी। इसी तरह अगर Qc बड़ा है Kc से तो विपरीत अभिक्रिया होगी, यानी रिवर्स रिएक्शन होगी। यहाँ पर नेट अभिक्रिया राइट से लेफ्ट की ओर जाएगी और अगर Qc बराबर होगा Kc से तो नेट अभिक्रिया नहीं होगी और यह इक्विलिब्रियम में होगा। इस स्लाइड में हम साम्य सांद्रताओं की गणना करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो लेकिन साम्य सांद्रता नहीं पता हो तो इन स्टेप से उसे पता कर सकते हैं। पहला, अभिक्रियाओं के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, यानी संतुलित अभिक्रिया समीकरण लिखें। दूसरा, संतुलित समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएं जिसमें अभिक्रिया के नीचे हर पदार्थ को इन्वॉल्व किया हो और उसमें प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन लिखें। साम्यावस्था पर जाने के लिए सांद्रता में परिवर्तन भी लिखें और साम्यावस्था सांद्रता भी लिखें। और टेबल बनाने में किसी एक अभिकारक की कंसंट्रेशन को x के रूप में जो साम्यावस्था पर है को लिखें और फिर अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से
अन्य पदार्थों की सांद्रता को x के रूप में व्यक्त करें। स्टेप 3, x को हल करने के लिए साम्य समीकरण में साम्य सांद्रताओं को सब्स्टिट्यूट करें और अगर वहां मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए तो उसे मैथ्स की हेल्प से सॉल्व करें। चौथा, कैलकुलेटेड वैल्यू के आधार पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की गणना करें। स्टेप 5, इन्हें साम्य समीकरण में सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर की जांच करिए। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 380 केल्विन पर PCl5 का कंसंट्रेशन 3 मोल है और इसका Kc 1.80 है। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप 1 पढ़ा था, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए जो कि कुछ इस तरह होगी। फिर इसका स्टेप 2 करेंगे जिसमें हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे। वह हमें गिवन था कि PCl5 की इनिशियल कंसंट्रेशन 3 मोल है और हमने इसको माना कि स्टार्टिंग में PCl3 और Cl2 0 है। इसी तरह जब वह इक्विलिब्रियम पे आएगा तो PCl5 से कुछ घटेगा और PCl3 और Cl2 में कुछ ऐड होगा। उस घटने को हमने x मानते हुए लिखा, इसलिए यहाँ पर 3 - x हो गया और PCl3 x हो गया और Cl2 भी x हो गया। अगर PCl3 की स्टोइचियोमेट्री 2 होती तो हम यहाँ 2x लिखते और अगर Cl2 की स्टोइचियोमेट्री 2 होती तो यहाँ हम 2x लिखते। अब इसका हमने Kc लिखा और Kc के हिसाब से हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी x की वैल्यू कुछ 1.59 आ गई। इससे हमें यह पता लगा कि हमारे PCl3 और Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन 1.59 है और इसी तरह PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन 1.41 मोल है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग सीखे, यानी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सीखा। और अगली वीडियो में हम साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q और गिब्स ऊर्जा यानी गिब्स एनर्जी में संबंध सीखेंगे और साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।